आज मैं बसंत सर यूट्यूब क्लासेस से आपको 100 ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का कराने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाएं। आज देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का होगा अकाउंट्स का, उसमें से 30-40% आपको लड़ेगा, एकदम लड़ेगा इसमें, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए आय व्यय खाता खाते में लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स से कहा ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ऑल क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, नन ऑफ दिस, इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो है आय व्यय खाता में सभी आयगत प्राप्तियों को और भुगतानों को लिखा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को लिखा जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस होगा। विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट्स, नन ऑफ दिस। विशिष्ट दान जो है, स्पेसिफिक डोनेशन जो है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। कहता है आय व्यय खाते में, तीसरा क्वेश्चन है, आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज किए जाते हैं लेखे के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। आय व्यय खाते में केवल आयगत प्रकृति के, हम बता चुके हैं आपको, केवल आयगत प्रकृति के लिखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा बी, ऑल रेवेन्यू नेचर ओनली। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है 4 नंबर कहता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। ये रियल अकाउंट होता है, इसका आंसर होगा बी, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। कहता है सचिव को मानदेय का भुगतान है, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आय, इनमें से कोई नहीं। ये जो है सचिव को मानदेय का भुगतान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 5 का आंसर होगा आपका बी। 6 नंबर देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्था जो है, लाभ न कमाने वाली संस्था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी, बी आंसर होगा 6 का। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें, आज एकदम आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट जो है पूंजी कोष की गणना की जाती है। कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसका आंसर होगा बी, 7 नंबर का बी। हम जानते हैं जो कैपिटल वैल्यू क्या आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। देखते हैं जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज सूत्र है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, तो आप इसी से ये सूत्र बना है, कैपिटल फंड बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ कैपिटल की जगह कैपिटल फंड होता है। प्राप्ति भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, प्राप्ति भुगतान खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है, इसमें जो दर्शाता है 8 नंबर का होगा बी, कैश बैलेंस को दर्शाता है, कैश बैलेंस दर्शाता है। बताए 9 नंबर में निम्न में कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन इन द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिप्रिसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, तो इसमें क्या जाएगा, सी जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी। निम्न में, क्योंकि ये सब जो है ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। निम्न में कौन आय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, तो कौन इनकम नहीं है, इंडोमेंट फंड, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ, ये इनकम है, इंडोमेंट फंड जो है ये इनकम नहीं है। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है सारांश, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, रहता है ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्शन पेमेंट का ये समरी है, सी नंबर ऑप्शन 11 का जो है वो सी आंसर होगा, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्शन पेमेंट। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का अधिकार है, क्या पाने का अधिकार है, कहता है ए, पूंजी पर ब्याज, वेतन पाने, कमीशन पाने का, इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ पाने का अधिकार नहीं है, तो 12 का हो जाएगा आपका डी आंसर, नन ऑफ दीज। 13 नंबर में इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, साझेदारी की विशेषता में देखिए तो आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लिमिटेड लायबिलिटी, 2 और मोर देन 2 पर्सनस, ये एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट, ये सब विशेषता है, 2 और मोर देन पर्सन। लिमिटेड लायबिलिटी जो है यहाँ पर नहीं होता, यहाँ होता है अनलिमिटेड है, इसीलिए विशेषता नहीं है। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, 14 नंबर का होगा डी, पूंजी पर ब्याज जो है इसके लिए हानि है एक तरह का, डी ऑप्शन होगा। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, तो इसको क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी समझौते का हम साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 17 नंबर है चालू खाता है, करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट जो है वो क्या है, तो पर्सनल अकाउंट है। 17 का ए ऑप्शन होगा, पर्सनल अकाउंट है। 18 नंबर में साझेदार पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज इसका भी ये है, पूंजी पर ब्याज साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, तो एप्रोप्रिएशन है ये क्या है, एप्रोप्रिएशन। 18 नंबर का बी आंसर होगा। 19 में साझेदारी का फर्म से क्या संबंध है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ, हाँ इसका होगा स्वामी एंड एजेंट, दोनों संबंध है इसमें, दोनों ऑप्शन है, स्वामी का भी है, एजेंट का भी है, ओनर एंड एजेंट दोनों है। साझेदारी का दायित्व क्या होता है, दायित्व इसका अनलिमिटेड होता है और सीमित होता है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा, बी होगा ऑप्शन। 20 नंबर में 21 का साझेदारी अनुबंध बनाना है। साझेदारी अनुबंध कहता है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना ऐच्छिक है, बी होगा वॉलंटरी। ये 22 नंबर में है आपका सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है, सामान्य संचय हमेशा दिखाता है एक क्रेडिट शेष, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, जनरल रिजर्व अकाउंट्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। पुनर्मूल्यांकन खाते के में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पे आधिक्य को क्या कहते हैं, तो ये जो है कहते हैं क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधिक्य जो होगा ये लाभ को दिखाएगा, प्रॉफिट होगा। 23 का ए ऑप्शन होगा प्रॉफिट। तो 24 में हम लोग देखते हैं जो वर्तमान साधनों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, वर्तमान साधन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है, फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन में से ये फर्म का पुनर्मूल्यांकन होता है। 24 का फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, सॉरी पुनर्गठन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ट्वेंटी 25 में देखते हैं, 25 में ऑन दी कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ऑन दी कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल रिजर्व इन, तो अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटी होता है उससे क्या होगा, हानि होगा, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो बी आंसर होगा इसका, बी 26 का, सॉरी 25 का बी होगा। 26 में ख्याति है, ख्याति क्या है, कहता है गुडविल टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करेंट एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स सही अमूर्त संपत्ति है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक क्या कहलाता है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट होता है। 27 का ए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब देखिए इसमें 28 में पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन कौन करते हैं, प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाय, पुराने साझेदार करते हैं, हाँ तो इसका ए आंसर होगा 28 का ए ओल्ड पार्टनर। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को पुराने साझेदार द्वारा बांटी जाती है, किस अनुपात में मरते हैं, पुराने अनुपात में मरते हैं। 29 का बी होगा, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर, सॉरी इसमें होगा त्याग के अनुपात, सेक्रीफाइस रेशियो, ए आंसर होगा त्याग के अनुपात में बांटते हैं। 30 का संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है, 30 का होगा बी कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। 30 का 31 में साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स फुल अमाउंट ऑफ गुडविल कैन बी क्रेडिटेड इन विथ कैपिटल अकाउंट, तो 31 का होगा आपका सी ऑल पार्टनर्स, रिटायरमेंट के समय फुल अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड इन विथ ऑल पार्टनर्स में होगा। बट सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदार पूंजी खाते के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, 32 का सी होगा। 33 कहता है साझेदार को संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है, तो संयुक्त जीवन पॉलिसी एक व्यक्तिगत खाता है, 33 का होगा आपका ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता है, ये उसका पर्सनल होता है। साझेदार को संयुक्त जीवन पॉलिसी जो होता है उसका पर्सनल होता है। 34 में साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान किसको होता है, मृत्यु जब होगी ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू एक्सिक्यूटर्स, उसके उत्तराधिकारी को होगा, निष्पादक खाता। 34 का बी होगा। 35 मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, मृतक साझेदार को दी जाए तो उसके उत्तराधिकारी चुकाया जाता है, अभी बताया एक्सिक्यूटर्स को,
तो एक्सक्यूटर्स को चुकाया जाएगा। 35 का होगा डी, एक्सक्यूटर्स को चुकाया जाएगा। वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। 33 का 36 का बी होगा। 37 में साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है। ऐच्छिक समापन 37 में ये होगा बहुमत के आधार पर, ऑन द मेजोरिटी बेसिस पर होगा, मेजोरिटी बेसिस पर होगा। कहता है जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाता है। 38 में सी होगा इसका आंसर, क्रेडिट किया जाता है। जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व लेता है तो उसका खाता क्रेडिट किया जाता है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। 39 का ए होगा। 40 में फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऋण खाते को ट्रांसफर जो है लोन अकाउंट को डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर, इसमें नन ऑफ दीज है क्योंकि लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है। 40 का डी होगा। 41 फर्म के विघटन पर संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, किस साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड लिखा जाता है। उसका जो बुक वैल्यू होता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं, तो आंसर होगा ए 41 का। 42 फर्म के विघटन पर समय साझेदार पूंजी खाते के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन पर उसके पार्टनर्स को किया जाता है, तो यही होगा इसका भी आंसर, ए होगा, पार्टनर्स को किया जाता है। 42 का। 43 में फर्म के विघटन के समय साझेदार पूंजी खाते के से इसका भुगतान साझेदार को किया जाता है। ठीक है, 42 तो बता दिए, ये ऑप्शन होगा। 43 में फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता में कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आंसर होगा आपका डी 44 का, 43 का, सॉरी यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट में होगा, सी होगा 43 का सी। 44 समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। वसूली खाता जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके डेबिट में लिखा जाता है, तो ऑप्शन होगा सी। 44 का भी सी होगा। 45 ऋण पत्रों पर देय ब्याज है। 45 ऋण पत्रों पर जो देय ब्याज है वो लाभ के विरुद्ध एक प्रभार है, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बी होगा इसका आंसर 45 का। 46 में कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि जो है, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि 46 का होगा ए पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, ये आपका है 47 का। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, यह है डी फिक्टिटस एसेट्स है, कृत्रिम संपत्ति है, डी है कृत्रिम संपत्ति, फिक्टिटस एसेट्स। 48 में ऋण पत्रों का विमोचन नहीं किया जाता है, तो ऋण पत्रों का विमोचन जो है यानी डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, तो ये होगा बी, डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होता है, बी आंसर होगा। 49 में कंपनी के समय पर इन पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है, सबसे पहले सबसे बाद समता पूंजी से पहले इनमें से कोई नहीं, कंपनी के समय पर इन पत्रों के मूलधन की वापसी। 49 का होगा ए, सबसे पहले किया जाता है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है। 50 का होगा बी, ये जो है बट्टा जो है कैपिटल लॉस है एक प्रकार का, ऋण पत्रों निर्गमन दिया जाने वाला बट्टा कैपिटल लॉस है, बी होगा। 51 में कहता है एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऋण पत्रों को जो है लॉन्ग टर्म लोन शीर्षक के अंतर्गत दिखाएगा, बी आंसर होगा 51 का बी। 52 ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं, सुपुर्द कर देने पर होगा तो 52 का सी होगा यानी बियरर डिवेंचर होगा। और 53 में कहता है यदि विक्रेता को 5 लाख की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल के बदले रुपया 4,50,000 के ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है, तो शेष रुपया जो है 50,000 किस खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये जो है पूंजी संचय खाता में क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में किया जाएगा, पूंजी संचय खाता में। 53 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 54 में
इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टेरल सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिटेड होगा आपका 54 का इन केस ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी फॉर लोन टेकन फ्रॉम विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो इसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट होगा डी। 55 अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर वे लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। 55 में होता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, इसमें होगा डी। 55 में होगा डी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 56 जो कहता है कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन का निर्माण करना होगा, तो 56 का होगा बी 25% से कम निर्माण करना होगा। 57 सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो सिंकिंग फंड अकाउंट में बी होगा। खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो यह होगा विनियोग, सी इन्वेस्टमेंट होगा। जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष खाता के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। 59 में बी सामान्य संचय खाता में जनरल रिजर्व खाता में ट्रांसफर किया जाता है। 60 कहता है ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता है, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, तो ये जो है ये पर्सनल अकाउंट है, ये होगा इसका आंसर। 61 में कहता है सामग्री के उपयोग के आधार पर इनमें से कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार है, तो 61 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो 61 का होगा डी ए और बी इंटरनल एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस। निम्न में कौन सा कथन सही है, 62 तो रिटर्न अर्निंग इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इसका बी होगा आंसर बी। 63 जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण का विश्लेषण किया जाए तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे दो या दो से अधिक संस्थाओं। 63 में तब इंटरनल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस इट इज कॉल्ड, ये होगा इंटरफर्म एनालिसिस। निम्न में कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा है, दिखावटीपन, मूल्यांकन का आधार, शुद्धता की कमी, उपरोक्त सभी, तो जो दोष है 64 का ये होगा डी। 65 में प्रक्रिया के आधार पर निम्न में कौन वित्तीय विश्लेषण के प्रकार हैं, क्षैतिज विश्लेषण, शीर्ष विश्लेषण यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल रेशियो एनालिसिस, ए और बी बोथ, तो 65 का हो जाएगा डी बोथ, ए और बी बोथ। 66 संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है, इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, डायरेक्टर रिपोर्ट्स जो है बी नंबर होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग। तो निम्न में से कौन कथन सही है, 67 का ये होगा एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड ए। 68 में लाभ व हानि खाते विवरण को भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो एज इनकम स्टेटमेंट, इसको कहता है बी नंबर होगा 68 का बी। 69 में चिट्ठा उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है, बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, नन ऑफ दीज, तो 69 का हो जाएगा आपका एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए ऑप्शन होगा। एक व्यवसायिक से उद्यम के लिए वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं, व्यवसायिक उद्यम के लिए वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होता है,
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव होगा। 71 में कहता है प्रवृत्ति अनुपात, ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन, तो इसमें सी होगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये है। 72 वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए उपकरण है, तो वित्तीय विवरण तुलना के लिए उपकरण टूल्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। 72 का डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रवृत्ति प्रतिशत फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड परसेंटेज एनी ईयर कैन बी सेलेक्टेड एज, एनी ईयर सेलेक्टेड आधार वर्ष को चुना जाता है, किसी भी वर्ष को क्या चुना जाता है, किसी भी वर्ष को चुना जा सकता है। हाँ, तो इसमें जो है 73 में सी होगा, आधार वर्ष चुना जाता है, सी। 74 एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है। 74 का द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, तो सी होगा वर्टिकल एनालिसिस। 75 में वित्तीय विश्लेषण के उपकरण सामान्यतया प्रयुक्त हैं। वित्तीय विश्लेषण के द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, ऑल ऑफ द अबव, तो 75 का डी होगा ऑल ऑफ द अबव। समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, 76 का सी होगा वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को। 77 आयकर का भुगतान माना जाता है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, जो है 77 में बी होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। 78 आइडियल जो लिक्विड रेशियो है वो 1.5 अनुपात 1 है, आदर्श तरल अनुपात, मगर इसमें 78 में 1:1 दिया है, आइडियल लिक्विड रेशियो 1.5 अनुपात 1 होता है, इसलिए इसमें कुछ भी आंसर सही नहीं नज़र आ रहा है, तो हम बी मार देंगे इसमें 1:1। 79 जब चालू अनुपात 2:5 है, चालू दायित्वों की राशि 25,000 है, तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे चालू करेंट रेशियो बराबर होता है करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी, तो सी आर बराबर होता है सी ए बटे सी एल, तो सी ए बटे सी एल इसका प्रयोग करेंगे तो ये 2/5 है, इसका आंसर निकलेगा 79 का आपका चालू दायित्व की राशि है 25,000 और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 10,000, सी 79 का सी 10,000 होगा। तरल संपत्ति में शामिल नहीं है, द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में स्टॉक शामिल नहीं है, डेटर्स, रिसीवेबल, कैश, ये सब होगा, ए होगा ऑप्शन 80 का ए, स्टॉक शामिल नहीं है। 81 में लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड रेशियो बटे करेंट लायबिलिटी, ए होगा इसका भी आंसर 81 का ए। 82 का चालू अनुपात में शामिल नहीं है, तो करेंट रेशियो इंक्लूड शामिल है, सॉरी करेंट रेशियो इंक्लूड द स्टॉक, डेटर्स, कैश, ऑल ऑफ द अबव, डी होगा ऑल ऑफ द अबव। 83 फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष का हस्तांतरित करें, बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे 83 में, बताया जाए बी में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बैंक अधिविकर्ष को। उधार एवं संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है 84, तो द यूजफुल इज एवेल्यूटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी, आर 84 का होगा आपका सी, 84 का सी एवरेज कलेक्शन पीरियड, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो किस में आता है आपका, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, 35 में सी होगा सॉल्वेंसी रेशियो। निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है, गैर संचालन व्यय देखिए इसमें है रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेजेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है
ये क्या है, 36 का आपका डी होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आगे देखते हैं 87, सकल अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड विच रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो 87 का होगा डी, नेट टोटल सेल्स, नेट सेल्स। 88 का लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को साधारणतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो सी होगा परसेंटेज। 84 का सी, 88 का सी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज में होगा, ठीक है। 88 का सी। 89 में कहता है इनमें से कौन क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी, रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैश सेल्स, कैश एट बैंक, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो 89 का होगा आपका ए, वित्तीय क्रिया में रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ए होगा। 90 देखिए निम्न में कौन एक गैर रोकर मद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैश आइटम, डिप्रिसिएशन, राइटिंग ऑफ गुडविल, ए बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो 90 का सी होगा ए बी बोथ। रोकर प्रभाव विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड, 91 का ए होगा AS 3। संचालन क्रियाओं से रोकर प्रभाव में कमी आएगी, 92 का होगा डी होगा, यानी चालू संपत्ति में वृद्धि या चालू दायित्व में कमी, ए बी दोनों। संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह में क्या आएगा, कमी आएगा, 92 का डी। 93 देखते हैं, तो निम्न में से कौन है संबद्ध रोकर तुल्य नहीं माना जाता है। तो रोकर तुल्य नहीं माना जाएगा, जैसे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल, ट्रेजरी बिल, ये तीनों तो माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट डी होगा इसका आंसर। 93 का डी इन्वेस्टमेंट। नगद बिक्री है, नगद बिक्री जो है वो परिचालन क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ए होगा इसका। 94 का ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 95 प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है, रोकर का अंतर्वाह, रोकर का बहिर्वाह, न अंतर्वाह, मशीनरी क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन होगा, इशू ऑफ शेयर। इसमें 95 का सी होगा, ये नाइदर इनफ्लो और नॉर आउटफ्लो होगा, इसमें न अंतर्वाह हो रहा है न बहिर्वाह हो रहा है, क्योंकि मशीन का क्रय किया उसके बदले उसको शेयर दे दिया गया है, ठीक है। 96 में देखते हैं संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाता है, तो किसको इसमें लेस किया जाएगा। 96 में देखते हैं इंक्रीज इन डेटर्स, जैसे लेस करते हैं इंक्रीज इन करेंट रेशंस या डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी को, तो इंक्रीज इन डेटर्स बी होगा 96 का। 97 में संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह ज्ञात करते हुए इनमें से किसे जोड़ा जाएगा, तो जब क्रेडिटर्स में वृद्धि होगा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो यह भी बी होगा 97 में बी। 98 साझेदारी के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो 98 में देखते हैं जो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, तो किसको क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति को प्रीमियम करता है, सी आंसर होगा 99 का सी, प्रीमियम का। दायित्व में कमी है, 100 जो है दायित्व में कहता है कमी है, तो दायित्व में कमी होगा तो क्या होगा, लाभ होगा, डी प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप देखें, इसमें 100 क्वेश्चन में आप लास्ट तक बने रहे तो आपने देखा 100 क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद, राम राम।